दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। कंपटीशन एग्ज़ाम्स के प्रीवियस पेपर लेकर हम एक बार फिर उपस्थित हैं। दोस्तों ये पेपर डीएमआरसी का है और मेंटेनर इलेक्ट्रिशियन का है। अभी 20 फरवरी 2020 का ये पेपर है जो हुए थे। फरवरी में 4 पेपर 17, 18, 19, 20 फरवरी को। इससे पहले 3 पेपर हम 17 फरवरी, 18 फरवरी और 19 फरवरी वाले अपलोड कर चुके हैं। ये 20 फरवरी 2020 का पेपर है। दोस्तों इस पेपर में न्यूमेरिकल बहुत है। जैसा कि आप जानते हैं ये मास्टर क्वेश्चन पेपर है, आंसर साथ में दे रखा है, लेकिन हम प्रत्येक क्वेश्चन को डिटेल से एक्सप्लेन भी करेंगे। और काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस एग्ज़ाम पेपर के क्वेश्चंस व्हाट्सएप पर भी हमसे पूछ रहे थे। तो अभी आप डिटेल से समझ सकते हैं कि किस क्वेश्चन का आंसर कैसे आया। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हमने किया है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। अपने दोस्तों को भी आगे फॉरवर्ड ज़रूर करें। क्वेश्चन एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। बड़ा क्वेश्चन था। कैलकुलेशन जिसकी फास्ट है वो तो वहाँ कर सकता था, बाकी संभव नहीं था कि 40 सेकंड में ये क्वेश्चन अपन सोल्व कर सकें। क्वेश्चन है कि दो बैटरियाँ ए और बी समांतर क्रम में इस प्रकार जुड़ी हुई है कि उनके समरूप सिरे होते हैं, एक समान सिरे एक साथ जुड़े हुए हैं। यानी यहाँ भी कंफ्यूज कर दिया स्टूडेंट को, साफ साफ नहीं कहा कि समांतर में जुड़ी हुई है। समरूप सिरे मतलब पॉजिटिव एक तरफ, नेगेटिव एक तरफ, यानी ये समांतर में जुड़ी हुई थी। 10 ओम के एक लोड प्रतिरोध को वो सप्लाई करती है, इनके टर्मिनलों के बीच जुड़ा हुआ है। ए बैटरी का ईएमएफ 12 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है, जबकि बी बैटरी का ईएमएफ 8 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है। किरचॉफ के नियम का हमें यहाँ पर उपयोग करना है और इस लोड प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली धारा का मान बताइए। दोस्तों टेम्परेरी डायग्राम आपको मैं स्क्रीन पर बना करके दिखा रहा हूँ, बाकी कंप्लीट इसको कैसे सोल्व किया जाता है इसकी पिक्चर मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँगा। पहले हम इस डायग्राम को देख लेते हैं, फिर हम फोटो से ही समझेंगे इसको। जिस तरह से हमने सोल्व किया है आपको इसका फोटो दिखाएंगे। देखो दोस्तों, इस बैटरी से करंट यहाँ से चलेगा। मान लीजिए ये ए बैटरी है तो इसके करंट को हम I1 कहेंगे। इस बैटरी से करंट ये फ्लो होगा, 2 नंबर बैटरी है तो हम इसको I2 कहेंगे। यानी प्रतिरोध जो ये बीच में हमने 10 ओम का माना है, इसमें करंट I1 प्लस I2 फ्लो होगी। मतलब हमें I1 और I2 दोनों अलग अलग कैलकुलेट करनी होगी, फिर इनको जोड़ना होगा। चलिए मैं आपको इस पिक्चर के साथ बताता हूँ कैसे किया। दोस्तों दो समीकरणें बनेगी जिस तरह से आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। सबसे पहली समीकरण अपन जिसको करंट I1 माना है 12 वोल्ट बैटरी को, क्योंकि इन्होंने ए बैटरी 12 वोल्ट को ही शो किया था। तो सवाल के लिए समीकरण ये बनेगी कि इसमें से प्रवाहित धारा जो 2 ओम इसका आंतरिक प्रतिरोध भी है, तो 2 इंटू I1 इसकी करंट हो गई, आंतरिक प्रतिरोध से मल्टीप्लाई करेंगे तो वोल्टेज ड्रॉप हो गया। दूसरा, जो 10 ओम को हम सप्लाई करेंगे तो वहाँ भी वोल्टेज ड्रॉप होगा, लेकिन उस 10 ओम वाले पर 2 करंट आएगी, I1 और I2, यानी 2I1 प्लस 10 I1 प्लस I2 बराबर 12 वोल्ट। ये एक समीकरण बनेगी अपनी। इसको जब हम सोल्व कर लेंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे, तो 2I1 रहेगा। 10 को एक बार I1 से एक बार I2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2I1 प्लस 10I1 प्लस 10I2 इक्वल 12, यानी 12 हो जाएगा। इसको जब सॉल्यूशन करेंगे कंप्लीट तो 12I1 प्लस 10I2 बराबर 12, ये अपना एक समीकरण बनेगा। इसी तरह से हम 8 वोल्ट की बी बैटरी जिसमें से करंट I2 फ्लो होगा उसकी समीकरण बनाएंगे। उसकी समीकरण ऐसे बनेगी कि 1 इंटू I2, 1 ओम इसका आंतरिक प्रतिरोध है, I2 इसमें से करंट फ्लो होगा। 10 ओम के प्रतिरोध से I1 I2 दोनों चलेगी, इसलिए 1 इंटू I2 प्लस 10 इंटू I1 प्लस I2 इक्वल टू 8 वोल्ट, जो इस बैटरी का 8 वोल्ट EMF है। इसको जब हम कंप्लीट सॉल्यूशन कर लेंगे तो ये बनेगी 10I1 प्लस 11I2 बराबर 8 वोल्ट। अब देखो हमें क्या करना है, गणित का नियम लागू करना है। I1 I2 दोनों में से एक को हटा देना है, तो दूसरे का मान निकालेंगे। जब I2 कैलकुलेट करेंगे अपने इस फॉर्मूले से तो वो आएगी आपकी 0.75,
फिर इस I2 का मान हम दोनों में से किसी भी एक समीकरण में रखेंगे, जो भी आप कैलकुलेशन करना चाहें, और उससे जब I1 हम कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगी 1.625। अब I1 प्लस किया है, ये I2 माइनस किया है। आंसर जब करेंगे 1.625 माइनस 0.75, तो ये अपना आंसर आएगा 0.875 एम्पियर, जो कि डी ऑप्शन में हमें दे रखा है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि एक सिंगल स्टेक और 8 फेज मल्टीपोल वाली वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर है, जिसमें 6 रोटर के टीथ है। एक बार में एक फेज अगर एक्साइट होता है तो स्टेप का साइज और प्रति चक्कर स्टेप का मान कितना है, यानी एक चक्कर में कितने स्टेप वो कंप्लीट करवाती है। दोस्तों इस तरह से अलग अलग जब भी रोटर टीथ और फेज पोल की संख्या दे रखी हो तो फॉर्मूला आपको क्या अपनाना होता है कि स्टेटर के पोल माइनस रोटर के टीथ अपॉन स्टेटर के पोल इनटू रोटर के टीथ, और इसको 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 8 माइनस 6 बटे 8 इंटू 6, और इसको 360 डिग्री से करना है, यानी 2 इंटू 360, और इसमें आपको 48 का भाग देना है। ठीक है, देखिए जब आप ये कैलकुलेशन करेंगे तो ये उत्तर आपके पास कितना आएगा, 15 डिग्री का। तो स्टेप का एंगल कितना आया, 15 डिग्री का। अब देखो एक जब चक्कर मोटर काटेगी तो वो 360 डिग्री मैकेनिकल रोटेशन देगी, 15-15 डिग्री के वो स्टेप ले रही है, तो इसको आप लोग डिवाइड करना, उत्तर आएगा 24। यानी स्टेप कोण का साइज 15 डिग्री का है और एक चक्कर में टोटल 24 स्टेप वो मोटर लेगी, एक चक्कर पूरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उष्मा से संबंधित बीमारी अनुभव करने वाले व्यक्ति को कौन सा कार्य करना चाहिए, यानी जिसको गर्मी अधिक लगती हो। भाई जिसको गर्मी लगती है तो ढीले कपड़े और इस तरह के कपड़े पहनेगा जो ठंडे रहते हो, जैसे उसको काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं काला जो है रंग हीट को ऑब्जर्व करता है, अवशोषित करता है। अपने इलेक्ट्रिकल में और पावर स्टेशन जितने भी होते हैं उनमें जो बैटरी रूम होता है उसकी इंटरनल जो दीवारें होती है उन पर काले रंग का ही कोटिंग होता है हमेशा, ताकि वो बैटरी वाली हीट को जल्दी ऑब्जर्व कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैद्युतिक उदासीन परमाणुओं के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। वैद्युतिक रूप से प्रत्येक परमाणु उदासीन ही होता है, क्योंकि प्रोटॉन पर पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश होता नहीं है, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या दोनों बराबर होती है। तो प्रोटॉन वाला आवेश पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन वाले नेगेटिव आवेश को न्यूट्रलाइज कर देता है, और न्यूट्रॉन पर आवेश कोई है नहीं, इसलिए पदार्थ सामान्य अवस्था में हमेशा उदासीन रहता है। अगला क्वेश्चन है कि करंट कैरिंग एसेसरीज की जो कैपेसिटी होती है वो उस मैक्सिमम करंट को प्रवाहित करने से कम होनी चाहिए या अधिक होनी चाहिए, जिससे कि उपकरण जो संयोजित उपकरण है वो बिना हुए उसमें प्रवाहित कर सकता हो। धारावाहिक एसेसरीज का मतलब होता है, सपोज कर लीजिए हम मान लेते हैं सॉकेट को, तो सॉकेट की करंट रेटिंग उस मैक्सिमम करंट से अधिक होनी चाहिए जो वो उसमें से बिना क्षतिग्रस्त हुए, यानी ओवर स्ट्रेस्ड, यानी बहुत ज़्यादा दबाव झेले बिना वो प्रवाहित कर सकता है। सपोज दैट कि हमें उस सॉकेट में 5 एम्पियर का लोड कनेक्ट करना है, तो वो सॉकेट 5 एम्पियर से हायर रेटिंग का ही होना चाहिए। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक तारों को एक साथ जोड़ने की एक विधि जिसमें वोल्टेज की न्यूनतम डिस्टॉर्शन हो। दोस्तों ट्विस्ट भी एक तरह का जोड़ है और सप्लाइस भी एक तरह का जॉइंट है, लेकिन वोल्टेज लॉसेज जो सबसे कम होते हैं वो है सप्लाइस जॉइंट में, और ये वो जॉइंट है जहाँ तक आपको याद होगा ब्रिटानिया जॉइंट का नाम आपने सुना है, ब्रिटानिया टी जॉइंट का नाम आपने सुना है। इनमें एक बिल्कुल स्मूथ और सरफेस होती है जिसमें हम मेन वायर पर टेपिंग निकालते हुए जॉइंट लगाते हैं। ट्विस्टेड जॉइंट का ही एक दूसरा रूप होता है जिसको सप्लाइस कहते हैं। तो सबसे कम लाइन डिस्टॉर्शन या वोल्टेज की विकृति कम होती है। सिलिकॉन स्टील का उपयोग हम इसलिए करते हैं ताकि स्ट्रेसिस हानि कम हो। लेमिनेटेड इसलिए करते हैं ताकि एडी करंट लॉस कम हो।
ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, बहुत पहले कर चुके हैं। यहाँ ये क्वेश्चन अच्छा है भाई। कहते हैं कि एक परमानेंट मैग्नेट जो है वो किस सामग्री की बनी होनी चाहिए। अब अच्छा क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे लड़कों के दिमाग में उच्च चुंबकशीलता रहती है। दोस्तों चुंबकशीलता होती है एक तरह की चुंबकीय चालकता। पदार्थ को जब हम मैग्नेटाइज करना चाहें तो वो कितना जल्दी मैग्नेटाइज हो जाएगा, चुंबक के प्रति उसकी किस तरह की चालकता है, वो होती है चुंबकशीलता। बिल्कुल परमानेंट मैग्नेट है तो हम ये चाहते हैं कि थोड़े से चुंबक से वो चुंबकित हो जाए, लेकिन हमें बार बार तो करना नहीं है, एक ही बार करना है। उच्च निग्राहिता, निग्राहिता को इंग्लिश में कोअर्सिव फोर्स या कोअर्सिविटी भी बोलते हैं। हाई निग्राहिता का मतलब ये है कि ये पदार्थ ऐसा है जो स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड से और तापमान वृद्धि से बहुत जल्दी अपने चुंबकीय गुण को समाप्त नहीं होने देगा। और हम भी यही चाहते हैं, क्योंकि परमानेंट मैग्नेट ओवर हीट करने से या चोट मारने से, गिराने से क्या होता है, मैग्नेटिक गुण को खो देता है। तो स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड से भी वो प्रभावित नहीं होगी, तापमान से भी चुंबकीय गुण समाप्त नहीं होंगे, इसलिए उच्च निग्राहिता वाली वो होती है। उच्च चुंबकशीलता तो होनी चाहिए, खैर वो स्टार्टिंग में चाहिए। उच्च चुंबकशीलता तो ज़्यादातर विद्युत चुंबक के लिए ज़रूरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपन को एक सेफ्टी साइन दिखाया गया और पूछा, तो जैसा कि हम सब जानते हैं ये रेडिएशन का होता है, और इस तरह से एक में से ही काफ़ी सारे निकलते हो तो ध्यान रखना वो एक्सप्लोजन को संकेत करता है, लेज़र बीम को संकेत करता है, और इसमें रेडिएशन आएगा। अगला क्वेश्चन है कि बैटरी है जो 18 घंटे तक 6 एम्पियर की दर से चार्ज होती है, फिर 28 घंटे 3.5 एम्पियर दर से डिस्चार्ज हो जाती है, प्रतिशत एम्पियर आवर कैपेसिटी कितनी होगी। देखो आउटपुट बटे इनपुट रखा जाता है, ठीक है। आउटपुट के रूप में बैटरी डिस्चार्ज होती है, इनपुट के रूप में बैटरी चार्ज होती है, बस यही कैलकुलेशन करनी है हमें। डिस्चार्जिंग का टाइम है 28 घंटे, डिस्चार्जिंग का करंट है 3.5, चार्जिंग का टाइम है 18 घंटे, जबकि करंट था 6 एम्पियर। कैलकुलेशन कर लेना, उत्तर आएगा दोस्तों 90.7%। कोई इसमें डाउट नहीं है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है HBC फ्यूज। दोस्तों HRC फ्यूज और HBC में डिफरेंस होता है, ध्यान दीजिए। HRC का पूरा नाम हाई रप्चरिंग कैपेसिटी होता है, HBC का पूरा नाम हाई ब्रेकिंग कैपेसिटी फ्यूज होते हैं। ये HRC फ्यूज से कुछ अलग होते हैं, और इनकी क्या विशेषता होती है, देखो वो सबसे अच्छी विशेषता यही है जो इस क्वेश्चन से ही आपको एक्सप्लेन हो सकती है। दोस्तों हमने प्रैक्टिकली देखा है 120 किलोवाट की इंडक्शन मोटर 3000 RPM की है, स्टार्टिंग में 1200 से 1500 एम्पीयर करंट लेती है, जिसमें हमने फ्यूज 400 एम्पीयर के डाले हुए हैं, लेकिन वो फ्यूज 10-20 सेकंड तक भी नहीं उड़ते हैं। कारण क्या है ये इसी क्वेश्चन में समझाया है। HBC फ्यूज जो होते हैं ये बहुत जल्दी रिएक्शन देते हैं इस बात पर कि ये जो ओवर करंट आया है ये क्या किसी स्टार्टिंग सर्ज की वजह से आया है या ओवरलोड की वजह से आया है। कहते हैं कि इतने सेंसिटिव फ्यूज होते हैं, क्षणिक पहचान कर लेते हैं कि ओवरलोड हुआ है कि सर्ज करंट आया है। तो ओवरलोड अगर होता है तब तो वो तुरंत उठ जाते हैं, बंद करवा देते हैं, लेकिन स्टार्ट जब मोटर को करते हैं उस वजह से अगर करंट जाता है तो ये कहते हैं कि ट्रिप नहीं होने देते, फ्यूज नहीं उड़ता है, यानी बहुत तीव्र फास्ट रिएक्शन देते हैं और अच्छे से वो डिफरेंस कर सकते हैं स्टार्टिंग सर्ज करंट में और ओवरलोड करंट के बीच। यानी जब ओवरलोड के कारण करंट होगा तब तो ट्रिप हो जाएंगे, उड़ जाएगा फ्यूज, लेकिन स्टार्टिंग के कारण जो हाई करंट होती है उनसे नहीं उड़ता, और ये प्रैक्टिकली हमने देखा भी है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि हानियों को स्ट्रे लॉसेज कहते हैं। तो मैग्नेटिक और मैकेनिकल लॉस को अपन स्ट्रे हानियों में गिनते हैं। चुंबकीय और यांत्रिक हानियाँ कौन सी होती है, इसमें भी घर्षण एवं वायु हानियाँ, एडी करंट और स्ट्रेसिस हानियाँ। कॉपर लॉस को नहीं गिनते, ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लक्स जो है वो सोल्डर किए जाने वाले क्षेत्र में ऑक्साइड को वहाँ से हटा देता है, फ्लक्स प्रवाह को आसान बना देता है, सरलता से जॉइंट को वो उत्तम बनाता है, 100% चालकता मिलती है। PMMC मीटर यानी परमानेंट मैग्नेट मूविंग कोयल वाला केवल DC पर ही लग सकता है, DC की करंट और वोल्टेज नापने के काम में लेते हैं। MI टाइप AC DC दोनों पर लग सकता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि 75 ओम के एक प्रतिरोध और 60 मिलीफेरेड का एक कैपेसिटर 230 वोल्ट सप्लाई के साथ 50 हर्ट्ज से साथ में श्रेणी क्रम में संयोजित है। परिपथ में रिएक्टिव घटक की
गणना कीजिए। दोस्तों सबसे पहले तो यही क्लियर कर दूं मैं कि ये 60 मिलीफेरेड नहीं है, ये 60 माइक्रोफेरेड है। ये लिख नहीं पाए क्योंकि 60 माइक्रोफेरेड से कैलकुलेशन नहीं आ मिलीफेरेड से कैलकुलेशन नहीं आ रही है। मैंने बहुत ट्राई कर लिया, ये 60 माइक्रोफेरेड से ही कैलकुलेशन आएगी। देखिए करना क्या है, सबसे पहले हमें इसका एक्स सी कैलकुलेट करना है। एक्स सी के लिए फॉर्मूला है 1/2πfc। वैल्यूएशन रखेंगे, देखो 2 इंटू 3.14 इंटू फ्रिक्वेंसी है 50, कैपेसिटी का मान कितना है 60 माइक्रोफेरेड। तो माइक्रो जैसी हटेगी तो 10⁶ ऊपर हो जाएगी। ठीक है, 10⁶ में जब इससे हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये कैलकुलेशन आप लोग कीजिएगा, इसका उत्तर आएगा अपना 53.07। हमने कैलकुलेशन कर लिया है दोस्तों, आप कैलकुलेशन कीजिएगा एक्स सी, और इसमें कैपेसिटर 60 माइक्रोफेरेड मानते हुए हल करना 53.07 ओम। क्या आएगा, एक्स सी आएगा। फिर सीरीज सर्किट है तो हमें इम्पीडेंस की कैलकुलेशन करनी होगी। जेड बराबर R² प्लस एक्स सी की स्क्वेयर। आर दे रखा है 75, इसकी स्क्वेयर करो। एक्स सी अपना आया था 53.07, इसकी स्क्वेयर करो। देखो 75 की स्क्वायर जब हम करेंगे तो ये आएगा 5625, यानी 5625। और 53.07 की स्क्वायर जब आप लोग करेंगे तो ये आपको लगभग 2816 मिलेगा। दोनों को जोड़ देना, उत्तर आएगा 8441। और इस 8441 का जब हम अंडरूट निकालेंगे तो 91.87 आएगा। दोस्तों कैलकुलेशन बहुत टफ है, एग्ज़ाम हॉल में इस तरह की कैलकुलेशन नहीं हो सकती, संभव नहीं है। लेकिन अब आप लोग यहाँ समझ ज़रूर सकते हैं और अपनी कैलकुलेशन मिलान ज़रूर करें, राइट। तो ये इम्पीडेंस अपने पास आ गया। देखो इस इम्पीडेंस का उपयोग करते हुए हमें एक तो परिपथ में करंट का कैलकुलेशन करना है, आई बराबर V/Z। तो 230 में अपन डिवाइड करेंगे 91.87 से, तो परिपथ की करंट आएगी लगभग 2.5 एम्पियर। एक साथ में हमें साइन फाई का मान कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि रिएक्टिव पावर VI साइन फाई से होती है। साइन फाई के लिए XC/Z कर सकते हैं, कोस फाई के लिए R/Z होता है। XC का मान आया था 53.07, जेड यानी इम्पीडेंस का मान आया था 91.87। ठीक है, इससे जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.577। अब परिपथ की प्रतिघाती शक्ति ज्ञात करनी है तो VI साइन फाई करेंगे, यानी 230 इंटू करंट 2.5 इंटू साइन थीटा का मान है 0.577। ये जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो 232.15 VAR रिएक्टिव पावर बन रही है। तो 232.86 अपने को यहाँ पर ऑप्शन दिया है, सॉरी 332 पॉइंट, तो ये अपन यहाँ पर कैलकुलेशन कर देंगे इसकी। दोस्तों आपको कैलकुलेशन का तरीका बताया है, कैलकुलेशन करके आप अपने उत्तर का मिलान जरूर करें। तरीका यही रहेगा, कैलकुलेशन आप पॉइंट तक सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका परफेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्लीपरिंग इंडक्शन मोटर और स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में सिमिलरिटी कहाँ होती है। स्टेटर दोनों का बिल्कुल एक जैसा होता है, 3 फेज वाइंडिंग होती है, 120 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। स्टार या डेल्टा में कनेक्ट करके जब हम 3 फेज की सप्लाई देते हैं तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। दोनों के रोटर में डिफरेंस होता है, एक में शॉर्ट सर्किटेड कंडक्टर होते हैं, दूसरे में बाउंड रोटर होता है। और इस रोटर की वजह से ही कंप्लीट कार्यप्रणाली चेंज हो जाती है और अदर विशेषताएं भी इसकी चेंज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीरीज में जुड़े कुछ प्रतिरोधकों में से और कांस्टेंट वोल्टेज के साथ वो जुड़े हुए थे, एक प्रतिरोध यदि शॉर्ट हो जाए तो क्या होगा बाकी प्रतिरोधकों से प्रवाहित होने वाली धारा पर। देखो सीरीज में अगर एक प्रतिरोध शॉर्ट होता है तो कुल प्रतिरोध कम होगा, ध्यान दीजिएगा। जब कुल प्रतिरोध कम होगा तो धारा बढ़ेगी, यानी अन्य प्रतिरोधकों में से प्रवाहित होने वाली करंट जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। शुभो के एक शॉर्ट हो गया तो उसका तो प्रतिरोध रहा नहीं परिपथ में। अगला क्वेश्चन है कि 2 ओम का एक PMMC मीटर एम्पियर मीटर है, 100 मिली एम्पियर पर रीडिंग दे सकता है। इसे 10 वोल्ट रीडिंग लेने वाला वोल्ट मीटर के रूप हमें बनाना है। श्रेणी क्रम में कितने ओम का प्रतिरोध लगाएं। भाई सबसे पहले देखिए होता क्या है कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस जो श्रेणी क्रम में लगता है मल्टीप्लायर बोलते हैं, उसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है RX बराबर RM इंटू N-1। एन जो होता है, RM जो होता है ये मीटर का रेजिस्टेंस होता है, बिल्कुल क्वेश्चन में हमें 2 ओम दे रखा है।
एन जो होता है ये कहलाता है गुणक घटक, और ये कैलकुलेट होता है V अपॉन वी एम से। वह वोल्टेज जहाँ तक हमें रेंज बढ़ानी है बिल्कुल दे रखा है 10 वोल्ट, लेकिन वी एम नहीं दे रखा, क्योंकि वी एम होता है वह वोल्टेज जिस पर वोल्ट मीटर पहले से एफ एस डी देता है, यानी फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है, ये नहीं दे रखा। इसको कैलकुलेट करेंगे आई एम इंटू आर एम से। अब देखो आई एम और आर एम दोनों अपन को दे रखे हैं। आई एम होता है मीटर की वह धारा जिस पर वो एफ एस डी दे रहा था, 100 मिली एम्पियर है, मिली हटाएंगे 1000 ऊपर चला जाएगा, इंटू रेजिस्टेंस कितना है 2। अब कर दीजिए कैलकुलेशन भाई, इसकी जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा आपका 50 वोल्ट। यानी अब हमें सॉरी, जो एन है वो 50 आया है, 50 वोल्ट नहीं, तो एन की वैल्यू अपन को प्राप्त हो गई 50। अब कैलकुलेशन कर देंगे। आर एम का मान है कितना 2, इंटू क्या करना है एन माइनस 1, यानी 50 माइनस 1, तो 2 इंटू 49, 49 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 98 ओम। यानी सीरीज में हम 98 ओम का और लगाएंगे तो टोटल रेजिस्टेंस 100 ओम हो जाएगा और मीटर 10 वोल्ट मापने में सक्षम हो जाएगा। अगला अपना क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर की करंट गेन बीटा का मान 19 है, तो करंट गेन अल्फा का मान कितना होगा। देखो, जब बीटा दे रखी हो और अल्फा ज्ञात करना हो तो फॉर्मूला होता है बीटा बटे 1 प्लस बीटा। अल्फा बीटा में ये रिलेशन होता है, इसकी थ्योरी की क्लास हम पहले से बहुत बार लगा चुके हैं। यानी 19 बटे 20 हो जाएगा, क्योंकि 1 प्लस बीटा करना है, बीटा 19 है, तो 19 बटे 20 करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो उत्तर आएगा 0.95। इसी तरह से अगर हमें बीटा ज्ञात करनी हो तो फॉर्मूला होता है अल्फा बटे 1 माइनस अल्फा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि किसी भी ऑसिलेटर में ऑसिलेशन बनाए रखने के लिए आवश्यक शर्त क्या है। दो शर्तें होती हैं। एक एम्पलीफायर को ऑसिलेटर तभी कहते हैं जब उसमें पॉजिटिव फीडबैक हो। पॉजिटिव फीडबैक के साथ साथ उसकी लूप गेन भी इकाई होनी चाहिए। लेकिन लूप गेन भी कौन सी, ओपन लूप गेन। लूप गेन दो तरह की होती है, क्लोज लूप, ओपन लूप। तो ओपन लूप गेन का मान इकाई हो और फीडबैक अगर पॉजिटिव हो तो एक एम्पलीफायर एज ए ऑसिलेटर वर्क करने लग जाता है। केबलों में इंसुलेशन पदार्थ हमें लगाना है, कौन सा गुण नहीं होना चाहिए, आर्द्रता ग्राही, नमी सोखने वाला नहीं होना चाहिए। प्रतिरोध के समांतर में कुल प्रतिरोध का मान कितना होता है, तो न्यूनतम प्रतिरोध मान से भी कम होता है और श्रेणी क्रम में उच्चतम प्रतिरोध मान से भी उच्च होता है। अगला क्वेश्चन है कि दो उपकरण है, एक दिन में 2.5 घंटे और 5 घंटे उपयोग में लेते हैं। 200 वोल्ट की डीसी सप्लाई पर जोड़ने पर 2 एम्पियर और 0.5 एम्पियर की करंट लेते हैं। दोनों द्वारा दैनिक ऊर्जा का व्यय कितना होगा, दोनों का अलग अलग निकाल दीजिए भाई। देखिए, हमें करना होता है वाट इंटू घंटे बटे 1000। ठीक है, वाट स्पष्ट नहीं दे रखा लेकिन टाइम दे रखा है, कर सकते हैं। वाट के लिए V इंटू आई रख देंगे। ठीक है, कैसे आएगा, वोल्टेज है 200 वोल्ट, करंट का मान है 2.5 एम्पियर, और अगर हम टाइम की बात करें तो सॉरी, करंट का मान पहले के लिए है 2 एम्पियर है। ठीक है, 2 एम्पियर है और टाइम 2.5 घंटे है, तो इसको हमें 1000 से भाग करना है। ठीक है, 1000 से भाग करेंगे तो उत्तर आएगा 1 यूनिट। यानी पहला जो है वो तो 1 यूनिट ले रहा है। इसी तरह से दूसरे का वाट इंटू वाट को V इंटू आई लिखेंगे और घंटे कितने हैं 5 घंटे, और 1000 से भाग दो, इसका उत्तर आएगा 0.5। 1 यूनिट वो कंजप्शन करवा रहे हैं, 0.5 यूनिट ये करवा रहे हैं, दोनों मिलकर 1.5 यूनिट का कंजप्शन दे रहे हैं। DOL स्टार्टर, तो ये 3 फेज की स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के काम में आता है। पूरा नाम डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर होता है। एक पोल होता है जिसको ऑन या ऑफ करने से तीनों फेज एक साथ ऑन एक साथ ऑफ होते हैं। लाइन करंट को कम करता नहीं है, स्टार्टिंग में हाई करंट ये लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कटिंग टूल जो है वो किस धातु के बने होंगे जिसकी गर्म हार्डनेस, जो कठोरता है वो सबसे अधिक होती है। दोस्तों, हॉट हार्डनेस सबसे अधिक तो डायमंड की होती है। मोस्टली कटिंग टूल किसके बने होते हैं, अगर ये क्वेश्चन होता तब तो आता हाई स्पीड स्टील, लेकिन इन्होंने तो हार्डनेस पूछी है, तो सेरामिक की हाई स्पीड से अधिक होती है। नंबर 1 डायमंड है, सेरामिक उसके बाद है, और हाई स्पीड स्टील सेरामिक से कम होती है। यानी नंबर 2 अगर अपन से होता तो फिर अपना हाई स्पीड स्टील होता, HSS। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है DC सीरीज मोटर में टॉर्क तो आर्मेचर धारा के वर्ग के समानुपाती है, क्योंकि फ्लक्स भार धारा के साथ बढ़ता जाता है और भार धारा ही आर्मेचर धारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि KVA रेटिंग जो होगी वो कैसे निकालेंगे। KVA होता है
एपरेंट पावर, आभासी शक्ति बोल सकते हैं इसको। तो ये वास्तविक शक्ति और प्रतिघाती शक्ति के सदिश योग यानी फेजर योग के बराबर होता है। केवीए बराबर किलोवाट की स्क्वायर प्लस केवीआर की स्क्वायर, दोनों का अंडर रूट निकाल देते हैं। ट्रांसमिशन लाइन में कोरोना पूछा है, हवा का आयनीकरण होना ही तो कोरोना कहलाता है। चारों ओर चालक के चारों ओर एयर का ब्रेकडाउन हो जाना कोरोना ही तो है। और ये कब हो जाता है? 30 किलोवोल्ट या इससे अधिक जब ट्रांसमिशन लाइन की वोल्टेज हो, क्योंकि लाइन वोल्टेज के कारण चालक पर प्रतिबल अधिक आता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम डायोड का बैरियर पोटेंशियल पूछा है, 0.7 वोल्ट और 0.3 वोल्ट क्रमशः हो जाएगा। और सिंगल फेज सप्लाई से संयोजित कोई क्वाइल किस तरह का चुंबकीय क्षेत्र देगी? तो सिंगल फेज में पल्सेटिंग मिलता है, 3 फेज में रोटेटिंग मिलता है और डीसी में स्थायी चुंबक मिलता है। अगला क्वेश्चन है, तो दोस्तों ये थोड़ा सा सही नहीं लगा ऑप्शन मुझे, कि दो प्रतिरोध R1 और R2 एक वोल्टेज सोर्स V के टर्मिनलों के बीच सीरीज में जुड़ा है, R2 टर्मिनलों पर वोल्टेज पूछा है। जिस तरह के ऑप्शन इन्होंने दिए ये धारा ज्ञात करने का सूत्र है। हमें इससे परिपथ की करंट का पता लग जाएगा, क्योंकि VR2 का मतलब है R2 पर होने वाली ड्रॉप, यही तो ज्ञात करनी थी, इसी को इसने दे दिया। उसमें टोटल प्रतिरोध का भाग दे रहे हैं, तो ये तो परिपथ की धारा ज्ञात करने का सूत्र है। हो सकता है सवाल पूछने में गलती हुई हो, वोल्टेज ड्रॉप नहीं, R2 के सिरों में से प्रवाहित धारा का मान पूछा होगा, तो फिर ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। स्ट्रेसिस हानियाँ किस पर नहीं निर्भर नहीं करती? तो तापमान पर नहीं करती, जबकि फ्लक्स घनत्व, फ्रीक्वेंसी और कोर की वॉल्यूम यानी आयतन पर वो निर्भर करती है। एयर कूल्ड वाले अल्टरनेटर हाइड्रोजन वाली कूलिंग से अधिक दक्षता होते हैं, तो हाइड्रोजन कूलिंग की ज़्यादा दक्षता होती है, एयर वाले की कम होती है। एयर कूलिंग की तुलना में हाइड्रो वाले की पूछिए, तो हाइड्रोजन जो है ये सबसे उत्तम कूलिंग मानते हैं और कहते हैं कि घर्षण मुक्त कूलिंग है। हालांकि हम कूलिंग के लिए प्राकृतिक हवा, कृत्रिम हवा, कंप्रेस्ड एयर बोलते हैं वायु दाब वाली, और ऑयल भी उपयोग में लेते हैं। जैसे ट्रांसफार्मर में कूलिंग के लिए, इंसुलेशन के लिए हम ऑयल का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि किसी भी वैद्युतिक मशीन के विभिन्न भागों को पोटेंशियल फ्री, शून्य विभव को इंग्लिश में पोटेंशियल फ्री बोलते हैं, शून्य विभव करना है तो उनको अर्थ करना जरूरी है। इसीलिए हम प्रत्येक मशीन के धात्विक भाग को यानी मेटालिक पार्ट को हम ग्राउंड कर देते हैं, अर्थ कर देते हैं। लेड एसिड बैटरी जब डिस्चार्ज अवस्था में हो जाती है तो एनोड और कैथोड दोनों लेड सल्फेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, PbSO4 बन जाते हैं। 0 से 1 मिली एम्पियर नापने वाला एक एम्पियर मीटर का डिवीजन 100 है, यानी 100 भागों में बंटा हुआ है। तो रिजोल्यूशन होता है एक स्केल का, ठीक है, तो 1/100 कर दो, 0.01 मिली एम्पियर का आएगा। यानी ऐसे छोटे छोटे वो 100 भागों में बंटा हुआ है, तो प्रत्येक भाग रिजोल्यूशन कहलाता है और वो 0.01 मिली एम्पियर का है। नियॉन टेस्टर किसके लिए काम में आता है? तो फेज नाप पता करने के काम आता है। लाइन में फेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, न्यूट्रल के लिए अपन जांच नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रांजिस्टर में जब सिग्नल 0.0 वोल्ट का परिवर्तन देता है तो बेस करंट 10 माइक्रो एम्पियर का परिवर्तन होता है। कलेक्टर धारा में 1 मिली एम्पियर का परिवर्तन होता है। करंट गेन और इनपुट इम्पीडेंस पूछा है अपन से। देखिए हमें बेस करंट और कलेक्टर करंट दोनों मान दे रखे हैं, तो बीटा का मान अपन कैलकुलेट करेंगे। ट्रांजिस्टर का प्रकार नहीं बताया, गेन का मान नहीं पूछा, तो अपन बीटा ही कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि करंट गेन इकाई से अधिक है सभी ऑप्शन में, इकाई से अधिक करंट गेन बीटा ही होती है। बीटा के लिए फॉर्मूला होता है कलेक्टर करंट में परिवर्तन और बेस करंट में परिवर्तन का अनुपात। देखो कलेक्टर करंट में परिवर्तन 1 मिली एम्पियर का है, यानी 1 × 10⁻³ बीटा बेस करंट जो है वो है 10 माइक्रो एम्पियर, यानी 10 × 10⁻⁻6। जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये उत्तर आएगा 100। तो बीटा का मान कितना आया? 100। अब अपन से पूछा है इनपुट इम्पीडेंस। इनपुट इम्पीडेंस के लिए फॉर्मूला होगा R = V/I, लेकिन जो इनपुट है वो बेस को ही मिलेगी हमें। वोल्टेज का मान 0.01 है और बेस की करंट है माइक्रो एम्पियर, माइक्रो यानी 10⁶ पॉजिटिव में होगी। देखो 6 पॉजिटिव में होगी तो 1 0 इसकी वजह से कट जाएगी यानी 5, और 1 और 2 इसकी वजह से चली जाएगी यानी 3। कितना आएगा? 1000। आंसर क्या रहने वाला है कि करंट गेन बीटा तो आएगी 100 और इनपुट इम्पीडेंस आएगा 1000 ओम। अगला अपना क्वेश्चन है कि AWG पूरा नाम होता है अमेरिकन वायर गेज, अपने SWG यानी स्टैंडर्ड वायर गेज होता है,
तो ये भी चालक के आकार में सेम उसी तरह है जैसे SWG होता है। संख्या जितनी छोटी होगी आकार उतना ही बड़ा होगा। यानी 10 AWG से हम अगर 15 AWG का कंपैरिजन करें तो 10 AWG जो है ये साइज में बड़ी है, इसका व्यास बड़ा है, अधिक है। 15 जो वाली है ये पतली है। और अगला अपना क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा तापमान वृद्धि होने का सही प्रभाव दर्शाता है। तापमान बढ़ने से धातुओं के प्रतिरोध में वृद्धि होती है, जबकि इंसुलेटर, इलेक्ट्रोलाइट और सेमीकंडक्टर में कमी आती है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा, ताप बढ़ने से धातुओं का प्रतिरोध बढ़ता है। इंसुलेटर, इलेक्ट्रोलाइट और सेमीकंडक्टर के लिए होता तो इनमें कमी आती। अगला क्वेश्चन है कि एक चीजल का विशेष प्रकार जिसमें टेपर्ड एज होती है यानी तिरछे धार होती है, जो कठोर हो चुके मोर्टार को साफ करने के काम आती है, जॉइंट चीजल के नाम से इसको जाना जाता है, संयुक्त छेनी बोलते हैं। यूनिवर्सल मोटर में परिवर्तन गतिशील विशेषताएं पाई जाती है, तो ये सीरीज मोटर के जैसी होती है, यानी भार के आधार पर इसकी गति परिवर्तित होती रहती है। भार अधिक हो तो गति कम होती है। अंडर एक्साइटेड, ओवर एक्साइटेड, सिंक्रोनस मोटर, दोनों में पावर फैक्टर के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो दोनों में जब भार धारा बढ़ती है तो दोनों का पावर फैक्टर इकाई की ओर जाता है, हमेशा ध्यान दीजिए। यानी जिस तरह से एक्साइटेशन बढ़ता जाएगा तो दोनों में पावर फैक्टर यूनिटी की ओर जाता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन, डीसी शंट मोटर का उपयोग निम्न में से किस में नहीं करते। इलेक्ट्रिकल ट्रेन्स में नहीं होता, यहाँ पर सीरीज मोटर होगी, जबकि लेथ मशीन, मशीन टूल और वुड वर्किंग मशीन, इन सब में शंट मोटर होती है। सेलिएंट पोल अल्टरनेटर में सेलिएंट पोल वाले रोटर के बारे में पूछा गया है। तो सेलिएंट पोल रोटर की विशेषता होती है कि इसका व्यास बड़ा, लंबाई कम होती है, निम्न और मध्यम गति वाले होते हैं, हाइड्रो अल्टरनेटर में उपयोग करते हैं। सिलेंड्रिकल यानी बेलनाकार पोल रोटर वाले होते हैं, तो इनका व्यास छोटा, लंबाई अधिक होती है, 2 पोल होते हैं, हाई स्पीड वाले होते हैं और हाइड्रो अल्टरनेटर में उपयोग करते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है कि शुद्ध प्रतिरोधी लोड को एक सिंगल फेज फुल कन्वर्टर जो है वो आपूर्ति देता है, इसका डिले एंगल का मान कितना होगा। दोस्तों सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि सिंगल फेज जो होता है उसकी आउटपुट हमें इस तरह से मिलती है, राइट। और ये जो हाफ साइकिल होता है ये अपना 180 डिग्री का होता है। कितने का? 180 डिग्री का। और 180 रेडियन जो होता है ये पाई का मान होता है। यानी इसकी वैल्यूएशन जो चलती है वो तो 0 से पाई तक चलती है। तो 0 से पाई तक के लिए ऑप्शन एक ही दिया है अपने को, डी ऑप्शन हो जाएगा, दूसरा मान देखने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आउटपुट वोल्टेज और पूछा है, तो इसकी एवरेज वैल्यू जो होती है वो 0.636 होती है, वहाँ से लेकर 0 तक घटता है। ये 0.636 को इन्होंने क्या है कि थोड़ा सा अलग तरीके से लिख दिया, 2 इंटू वी मैक्सिमम बटे पाई कर दिया। तो 2 बटे पाई को जब आप सोल्व करेंगे तो आंसर वही आना है अपना 0.36, 0.636 या 637, जो एवरेज वैल्यू अपन रखते हैं वही वाला आएगा इसमें। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि किसी भी वायरिंग की स्थापना में पूर्ण होने वाले नियमों को किस समूह से स्थापित किया जाना चाहिए। तो ये इंडियन इलेक्ट्रिसिटी का एक रूल है, और रूल 1956 जो है इसमें सारी बातें होती है कि कट आउट कहाँ होना चाहिए, फ्यूज कैसा लगना चाहिए, कितने एम्पेयर का होना चाहिए, इंसुलेशन प्रतिरोध का मान कैसा होना चाहिए, पोलरिटी सही है कि नहीं, जितने भी टर्म एंड कंडीशंस होती है वो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1956 के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपास और अन्य कपड़ों के कारण लगने वाली आग को बुझाने के लिए कौन सा अग्निशामक उपयोग करना चाहिए। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट इसमें जल को भी मानते हैं। देखिए फ़र्क क्या पड़ता है कि ये कपास है, जल का उपयोग करने से भीग जाएगी और बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगी, तो ड्राई पाउडर सूटेबल होता है, शुष्क चूर्ण अपन इसके लिए काम में लेंगे, ए ऑप्शन रहेगा। ठीक है, फोम और सोडा एसिड तो वैसे भी काम में नहीं आना, तो अपन इसको ड्राई पाउडर यानी शुष्क रसायन की ओर ही जाएंगे, प्रायोरिटी इसी को देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेलों के एक समूह को श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में इस प्रकार संयोजित करना है कि 40 सेल का उपयोग हो और बैटरी बन जाए। 5 ओम के बाहरी प्रतिरोध को ये अधिकतम धारा प्रवाहित करे। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, बहुत सारी टर्म कंडीशन दी है इन्होंने। प्रत्येक सेल का ईएमएफ 2.1 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है। सेलों को कैसे जोड़ें? देखो पॉइंट सबसे पहले यहाँ से पकड़ेंगे हम,
ये कह रहा है कि अधिकतम धारा प्रवाहित करें। दोस्तों मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन या मैक्सिमम करंट तब दी जाती है जब इंटरनल रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाए। अब देखो लोड प्रतिरोध हमें फिक्स करके दे दिया यहाँ पर कितना 5 ओम, हमें आंतरिक प्रतिरोध भी कितना प्राप्त करना है 5 ओम। अब प्रत्येक सेल का कितना है 2 ओम, यानी हमें सेलों को इस तरह से एडजस्ट करना है कि ये 2 ओम की जगह कितना आ जाए 5 ओम। ठीक है, अब अगर अपन को ही सोचना और समझना करना होता तो बहुत सारे ऑप्शन होते, लेकिन इन्होंने 4 ऑप्शन अपन को दिया है। प्रत्येक ऑप्शन को रख कर देखिए, ऑप्शन में जो भी सूटेबल होगा हो जाएगा। देखो सी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, एक ही लाइन में 40 सेल लगा देंगे तो आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा 80 ओम, तो ये तो हो नहीं सकता, राइट। अब 40 सेल के लिए देखो बात करें तो ए ऑप्शन में देखो 4 लाइन होगी, प्रत्येक लाइन में 10-10 सेल होंगे। देखो होगा क्या, 10 सेल होंगे, प्रत्येक लाइन का रेजिस्टेंस आंतरिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ता है बढ़ता है, 20 ओम हो गया। 20-20 ओम के एक तरह से 4 प्रतिरोध अब पैरेलल में आ गए, तो इनका संयुक्त यानी कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस कितना आया 5 ओम, जो कि लोड प्रतिरोध के बराबर है। तो ए ऑप्शन इसलिए सही हुआ। अब देखिए बी और डी क्यों नहीं हो सकता। डी में देखो 20 सेल दे रखे हैं, तो 20 सेल से कितना हुआ रेजिस्टेंस 40 ओम, पंक्तियाँ कितनी है 2, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना आया 20 ओम, जबकि हमें कितना चाहिए था 5 ओम। सी बी से क्यों नहीं हो सकता, 8-8 सेल है 16 ओम रेजिस्टेंस हो गया, 5 का इसमें डिवाइडेशन देंगे 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ए ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सूटेबल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक एससीआर में गेट करंट को हमने हटा लिया फिर भी एससीआर ऑन रह गया, इसका कारण क्या है। तो एससीआर का पूरा नाम सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर होता है। एक तरह से ये सेमी कंट्रोल्ड डिवाइस होती है। एनोड कैथोड के बीच निर्धारित पोटेंशियल देने के बाद भी हमें गेट पर वोल्टेज देनी होती है, जिससे इसका जंक्शन 2, 3 जंक्शन होते हैं इसमें J1 J2 J3, जंक्शन 2 को हम एवलांच से ब्रेक डाउन करवाते हैं रिवर्स में, और उसके बाद एक धारा चलती है जिसको अपन होल्डिंग धारा कहते हैं। इससे हाई करंट एक मान होता है। लेच का मतलब होता है पोजीशन को बनाए रखना, अपनी अवस्था में बनाए रखना, तो उस करंट को अपन लेचिंग करंट के नाम से जानते हैं, और एससीआर की ये अवस्था लेचिंग अवस्था कहलाती है, जिसमें वो ऑन बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास ए एम्पलीफायर की तुलना में क्लास बी वाला जो एम्पलीफायर है उसकी एफिशिएंसी और डिस्टॉर्शन। दोस्तों याद रखें, एम्पलीफायर में जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाती है वैसे वैसे इनका एफिशिएंसी भी बढ़ती जाती है, लेकिन दक्षता के साथ साथ विरूपण यानी डिस्टॉर्शन जो होता है वो भी बढ़ता जाता है। क्लास ए एम्पलीफायर जो है लगभग 20 से 35% के आसपास इसकी एफिशिएंसी होती है, जबकि क्लास बी एम्पलीफायर की 50 से 60% तक भी हो सकती है। लेकिन जब एफिशिएंसी बढ़ेगी तो डिस्टॉर्शन भी बढ़ेगा, यानी विद कंपैरिजन क्लास ए एम्पलीफायर बी एम्पलीफायर की एफिशिएंसी भी हाई होगी, डिस्टॉर्शन भी हाई होगा। दोनों हाई हाई आंसर हमें करने होंगे, यानी दोनों मान अधिक होते हैं, डिस्टॉर्शन बढ़ता जाता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है JFET यानी जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर पर ट्रांस कंडक्टेंस कितनी होती है। दोस्तों इसको ट्रांस कंडक्टेंस या म्यूचुअल कंडक्टेंस भी बोल सकते हैं। ये जो होती है ये हमेशा गेट के लिए होती है ड्रेन और सोर्स के बीच में, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा ID अपॉन डेल्टा VGS, ठीक है। यानी गेट और सोर्स के बीच में जो हमने वोल्टेज दी है, देखो एक चीज़ और ध्यान रखो, रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए V अपॉन I होता है, तो कंडक्टेंस ज्ञात करने के लिए I अपॉन V होगा, ठीक है। अब सारे फॉर्मूले भी इसी तरह के हैं, I अपॉन V ही दिए हमने। तो ट्रांस कंडक्टेंस जो होती है या म्यूचुअल कंडक्टेंस जो होती है, ये हम ये देखते हैं कि कितनी इसकी चालकता है जो ड्रेन और सोर्स के सापेक्ष होती है, क्योंकि जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर यूनिपोलर ट्रांजिस्टर है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, और 3 इसमें टर्मिनल होते हैं गेट ड्रेन और सोर्स। तो डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। इसके 3 ऑप्शन होते हैं, ड्रेन रेजिस्टेंस भी होता है और एक एम्पलीफिकेशन फैक्टर भी होता है। 3 फॉर्मूले हमें इसमें पढ़ने होते हैं। चुंबकीय तीव्रता और चुंबकन बल के अनुपात को तो हम इसको ससेप्टिबिलिटी के नाम से जानते हैं, सुग्राहिता इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरसीथ ग्रेडिंग ऑफ ए केबल्स प्रोवाइड। केबल में हम इंटरसीथ ग्रेडिंग क्यों करते हैं। इंटरसीथ का मतलब है
आवरण के ऊपर आवरण, यानी अंतः परत आवरण जो होते हैं, सिंगल परत नहीं होते, आजकल लेयर आती है शीट की, आवरण की। केबल में पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं हम हिंदी में, विभव प्रवणता बोलते हैं हिंदी में इसको, इंग्लिश में पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। ये चालक सतह पर अधिक होती है, ध्यान रखना है, और धीरे धीरे जब केबल के बाहरी भाग की ओर आती है तो ये घटती जाती है और बाहरी इंसुलेशन पर ये न्यूनतम होती है। तो अगर हम इंटरशीथ ग्रेडिंग लगाते हैं तो सभी भागों पर पोटेंशियल ग्रेडियंट एक समान होगा। इससे चालक में इंसुलेशन जो कोर के सबसे नज़दीक होता है वो जल्दी से शॉर्ट सर्किट या नष्ट नहीं होगा हीट के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो कॉइल में सेल्फ इंडक्टेंस का मान 4 मिली हेनरी 9 मिली हेनरी है। यदि कपलिंग गुणांक का मान 0.5 हो तो दोनों के बीच म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा। दोस्तों म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए फॉर्मूला होता है के अंडररूट और L1 इंटू L2, यानी दोनों की इंडक्टेंस को आपस में मल्टीप्लाई करना है, उनका रूट निकालना है और हमें उसे कपलिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे 36 आएगा, 36 का रूट हम निकालेंगे तो वो आएगा 6 को 0.5 कपलिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 3 मिली हेनरी, डी ऑप्शन कर देंगे। AC की क्षमता पूछिए तो AC टन में ही होता है, सब आप में से जानते होंगे और लगभग सबका आंसर भी ये तो सही हुआ है, AC जो है वो टन में आता है। नेक्स्ट है हैमर जो होता है वो किस तरह का एम्पलीफायर है। दोस्तों हथौड़ा जो होता है, हथौड़ा हैमर जिसको अपन बोलते हैं, इसका दूसरा प्रकार जो होता है वो मेलेट भी होता है, और वैसे तो बाल पिन और क्रॉस पिन हैमर अलग अलग भी होते हैं। करता क्या है, तो भाई हथौड़े से हम बल ही लगाते हैं, जब चोट मारते हैं तो बल ही लगाया जाता है, ठीक है, डी ऑप्शन अपन करेंगे इसमें। यूनिवर्सल मोटर का उपयोग किसमें नहीं होता, तो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं उनमें यूनिवर्सल मोटर नहीं है, क्योंकि इनमें हिस्टैरिसीस मोटर होती है। हम सब जानते हैं वो मोटर मैकेनिकल और मैग्नेटिक वाइब्रेशन फ्री है, ऑपरेशन के दौरान कोई उसमें शोर नहीं होता। जबकि मिक्सर ग्राइंडर, ड्रिल मशीन, सिलाई मशीन, इन सब में यूनिवर्सल मोटर होती है। स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के बारे में पूछा है। दोस्तों याद रखना, ऑप्शन देखो, स्टार्टिंग वाइंडिंग का प्रतिरोध और रनिंग वाइंडिंग का इंडक्टेंस पूछा जा रहा है। जब दो अलग अलग घटकों के बारे में पूछा जाए तो आंसर एक बराबर आता है, ये भी आप ध्यान रखें। यानी स्टार्टिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग पतले तार और अधिक टर्न की होती है, इसलिए रेजिस्टेंस हाई होता है। रनिंग वाइंडिंग मोटे तार और कम टर्न की होती है, तो इसका जो इंडक्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग अपन देखें तो रनिंग वाइंडिंग जो होती है ये मोटे तार और कम टर्न की होती है, इसलिए इसका रेजिस्टेंस कम और इंडक्टेंस जो होता है वो हाई होता है। तो अपना ऑप्शन क्या रहेगा, सी, कि स्टार्टिंग वाइंडिंग अत्यधिक प्रतिरोधी और रनिंग वाइंडिंग जो है वो अत्यधिक प्रतिघाती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक वेट लेड एसिड बैटरी जो होती है उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखो वेट का मतलब होता है जिसमें, मतलब एक ड्राई सेल होता है, एक वेट सेल होता है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट जो है वो लिक्विड के रूप में है, और अपने लेड एसिड में तो यही होता है, तो H2SO4 अपन इसमें फिल करते हैं। सिंपल सिस्टम अगर लैंग्वेज को आप देखोगे ना तो ये है कि जिस स्टोरेज फील्ड में इसको रखा गया है, जैसे बैटरी रूम में रखा अपन ने, अगर उसमें टेम्परेचर सेट नहीं है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर अगर रहती हो तो बैटरी खुद डिस्चार्ज होना शुरू हो जाती है और उतनी जल्दी डिस्चार्ज होगी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी लड़कों ने व्हाट्सएप पर भी सेंड किया था, आप मिलान ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों 3 इम्पीडेंस है सिमेट्रिकल सर्किट में। देखो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल होते हैं, जिस तरह से बैलेंस और अनबैलेंस 2 सर्किट होते हैं ना, उसी तरह से होता है। ये जो अपन को यहाँ पर स्टार्टिंग में इसने दिखाया है ना 5 + J 8.66, तो दोस्तों एक चीज़ आपको मैं बताऊँ, सबसे पहले आपको यही चीज़ समझने वाली है। ये पहला जो वैल्यू 5 इसने दिखाई है ये है प्रतिरोध ओम में, और 8.66 जो अपन को दिया है ना ये है इसका रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस समझ सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि ये जो J वाली वैल्यू इस तरह से कभी भी लिख देना तो ये हमेशा वेक्टर योग को संकेत करता है, फेजर योग को संकेत करता है। अब आपको शायद याद आ गया होगा, RL सर्किट में हम Z की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, R² + XL²
और दोनों का अंडर रूट। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसने निकाल करके नहीं दी और हमें कह दिया कि इसको इस तरह से लिखना है, राइट। अब देखो 5 की स्क्वायर जब हम करेंगे तो ये आएगा 25, और 8.66 की स्क्वायर जब आप लोग करेंगे ना तो ये लगभग 75 आ जाएगा। कितना आएगा, 75। अब 25 और 75 को जोड़ेंगे तो कितना आया, 100। 100 का रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, 10 ओम। दोस्तों सवाल सीधा सा ये है कि प्रतिबाधा इसने अलग अलग दे करके कन्फ्यूज कर दिया। प्रतिबाधा 10 ओम है प्रत्येक फेज़ की। वोल्टेज कितनी मिल रही है, 200 वोल्ट। सबसे पहले प्रत्येक फेज़ की करंट निकाल दो डायरेक्ट अपने, क्योंकि कनेक्शन किस में बता रहे हैं, डेल्टा में। तो लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज तो बराबर होगा, डेल्टा में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज बराबर होते हैं, हम सब जानते हैं। तो करंट कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, V/Z। वोल्टेज कितना है, 200। प्रतिबाधा इम्पिडेंस कितना आया था, 10 ओम। प्रत्येक फेज़ की करंट वैल्यू कितनी आई, 20 एम्पियर। अब देखो सिमेट्रिकल सर्किट है, इसने क्या किया कि प्रत्येक फेज़ को 20 एम्पियर भी डायरेक्ट नहीं दिखाया, ठीक है। तो समझने वाली चीज़ क्या है, मैं आपको बता दूं कंप्लीट आंसर क्या होना चाहिए था इसका। कंप्लीट आंसर ये होता कि एक करंट 20 एम्पियर प्लस में होती, एक की वैल्यूएशन को हम 0 पर लेते, एक की 20 एम्पियर माइनस में होती। क्योंकि मैं बहुत बार बता चुका हूँ 3 फेज सप्लाई सिस्टम में 3 फेजों में से एक फेज हमेशा विपरीत दिशा में होता है। अब 0 और ये दोनों पॉजिटिव के हो गए तो ये नेगेटिव हो गया। हालांकि कोई भी वैल्यू किसी समय 0 एक्चुअल में होती नहीं है प्रैक्टिकली, तो ये प्लस माइनस की वैल्यूएशन में चलती है। तो यही चीज़ हमें समझना था। अब देखो 20 एम्पियर करंट को A और D दो ऑप्शन में दिया है। दोस्तों बड़ा क्वेश्चन है, पूरी तरह से समझाऊंगा, आराम से हमें एक्सप्लेन करके देखना है, ठीक है। इन दोनों में तो कहीं 20 एम्पियर है ही नहीं, तो ये तो अपन करेंगे ही नहीं, ठीक है। क्योंकि सिंपल 20 एम्पियर नहीं दिया, जे 20 एम्पियर दे रखा है, तो ये तो होना ही नहीं था। अब देखो कैसे करें, फेज क्रम है R/B। दोस्तों R/B फेज सीक्वेंस का मतलब ये होता है कि जब जनरेटर वोल्टेज इंड्यूस करना प्रारंभ करेगा तब जा कर के R शिखर मान पर पहुंचेगा। इसका मतलब अभी जो R है वो कहाँ है, 0 डिग्री पर। तो Y जो है वो कहाँ है, माइनस में, और B जो है वो अभी पीक वैल्यू शिखर मान पर है। ध्यान से समझना दोबारा, R/B का मतलब ये है कि R प्रेजेंटली 0 डिग्री पर है हमेशा। क्योंकि जब स्टार्ट होगा जनरेटर वोल्टेज इंड्यूस करना शुरू करेगा तब R पीक वैल्यू पर पहुंचेगा। तो इसका मतलब अभी तो 0 पर है, तो Y इससे पीछे है, यानी Y माइनस में है 120, और B इससे आगे है यानी 120 डिग्री प्लस पर है। वो R से आगे ही हुआ ना, क्योंकि यहाँ देखो R/B 2-3 बार लिखें तो R से पहले कौन है, B आता है हमेशा, ठीक है। तो वैल्यूएशन क्या रहेगी, ये A ऑप्शन अपना हो जाएगा इसमें। कैसे कि Y जो है वो माइनस के है, 20 एम्पियर जो करंट की वैल्यू आई थी, इन दोनों की वैल्यूएशन से हम देखेंगे तो प्रतिबाधा एक की माइनस में है, दूसरे की प्रतिबाधा प्लस में है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि नॉन सेलिएंट पोल, गैर समुन्नत ध्रुव है, नॉन सेलिएंट पोल को बोलते हैं। तो नॉन सेलिएंट कौन हो गया, बेलनाकार रोटर। बेलनाकार रोटर जो है ये 2 पोल वाला होता है और लंबाई अधिक, व्यास कम होता है। हाई स्पीड वाले अल्टरनेटरों में काम में लेते हैं अपन, जैसे टर्बो अल्टरनेटर और स्टीम अल्टरनेटर जो होते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी PVC जो होता है, ये लो टेम्परेचर के संपर्क में जब आती है तो ब्रिटल यानी भंगुर हो जाती है, टूटना शुरू हो जाती है, और हाई टेम्परेचर पर ये जाती है तो ये पिघलना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है 4 पोल 50 हर्ट्ज की इंडक्शन मोटर 1425 RPM पर चल रही है, रोटर फ्रीक्वेंसी बताइए। दोस्तों रोटर फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला होता है S/F, यानी सप्लाई फ्रीक्वेंसी इंटू स्लिप, यानी हमें चाहिए स्लिप। सप्लाई फ्रीक्वेंसी तो दे रखी है ना 50 हर्ट्ज, स्लिप निकालेंगे। स्लिप के लिए हमें चाहिए सिंक्रोनस गति और रोटर गति। एग्ज़ाम में जो दे होती है वो हमेशा रोटर स्पीड होती है, हमें सिंक्रोनस स्पीड चाहिए। सिंक्रोनस स्पीड इस बात पर डिपेंड होती है कि पोल और फ्रीक्वेंसी कितनी है, और इसके लिए फॉर्मूला होता है F/120 अपॉन पोल, राइट। 4 पोल है तो इसकी स्पीड आएगी 1500 RPM। मोटर 1500 RPM पर चलनी चाहिए थी, जबकि मोटर चल रही है 1425 RPM पर, 75 हो गया। इसको जब आप कैलकुलेशन करोगे तो उत्तर आएगा 5%, यानी स्लिप कितनी आई, 5। अब स्लिप आई 5 तो 5/100 इंटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी, उत्तर आएगा 2.5 हर्ट्ज। रोटर फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2.5 हर्ट्ज हो जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रतिरोध एक कैपेसिटर एसी सप्लाई में समांतर में है, यानी आरसी सर्किट है। तो प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली धारा पूछा है। ठीक है दोस्तों, सिंपल चीज़ है, प्रतिरोध में चलने वाली धारा इन फेज होगी भाई, लैगिंग नहीं हो सकती। और कैपेसिटर वाली अगर होती तो वो लीडिंग होती। पता नहीं इन्होंने इसका कैसे ये पश्चगामी दिया है, हम इस ऑप्शन से सहमत नहीं हैं और इसमें मैंने ऑब्जेक्शन लगाने के लिए भी कहा था। अगला क्वेश्चन है कि लेप वाइंडिंग में समांतर रास्तों की संख्या कितनी होती है। तो लेप वाइंडिंग में यदि हमें सिंप्लेक्स ड्यूप्लेक्स इस तरह की बातें ना दी हो तो पोल की संख्या के बराबर ही उसमें समांतर रास्ते होते हैं, जबकि वेव वाइंडिंग में कितने होते हैं, केवल 2 होते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है, मानव शरीर से प्रवाहित धारा यदि इससे अधिक हो तो श्वसन क्रिया पर प्रभाव पड़ेगा। देखो 15 मिली एम्पियर भी बहुत होती है, 15 मिली एम्पियर भी श्वसन क्रिया तो रुक जाती है, पर अब ऑप्शन ही इस तरह का ही दिया है, 20 मिली एम्पियर से 30 मिली एम्पियर को ये सही मान रहे हैं और 15 मिली एम्पियर भी एनफ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंगल फेज ड्यूल कन्वर्टर के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है। दोस्तों इसका तो मैं आपको डायग्राम ही दिखाना चाहूँगा। सिंगल फेज के 2 रेक्टिफायर होते हैं, इसमें एक को इनपुट देते हैं वो AC टू DC करता है, दूसरे को DC मिलती है फिर वो DC टू AC करता है, इसलिए कन्वर्टर नाम दिया। कहते हैं कि एक कन्वर्टर पॉजिटिव आउटपुट में वोल्टेज देगा, दूसरा नेगेटिव में आउटपुट वोल्टेज प्रदान करता है। अगला अपना क्वेश्चन है कि सिंगल मान वाली एक कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर है, कौन सा विकल्प इसके लिए सही नहीं है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, कौन सा विकल्प सही नहीं है। देखो सिंगल वैल्यू का मतलब कौन सा हो गया, ये लैंग्वेज चेंज कर दी, ये एक तरह से परमानेंट कैपेसिटर मोटर ही हो गई। एक ही मान से कैपेसिटर है, जैसे सिंगल फेज छत पंखे की मोटर है तो उसमें परमानेंट कैपेसिटर मोटर है और 2.5 माइक्रोफेरेड का लगभग पेपर कैपेसिटर उसमें होता है। अब उसी से वो स्टार्ट हो रही है, उसी से वो रन कर रही है, तो क्या होगा, भारी लोड के साथ इसको स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसका टॉर्क कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आंतरिक वायरिंग में अंडरग्राउंड फीडर बी टाइप का है तो उसको कहाँ उपयोग में नहीं ले सकते। दोस्तों ये कुछ एक क्वेश्चन इस तरह के होते हैं जो आपको बाद में पढ़ने से ही समझ आते हैं। नेट पे जब हम सर्च करेंगे तो अंडरग्राउंड फीडर के काफ़ी सारे हमें प्रकार मिलेंगे, टाइप A, टाइप B, टाइप C, इस तरह से। तो बी टाइप जो होते हैं ये अधिक टेम्परेचर पर काम में नहीं ले सकते, 90 डिग्री से अबव टेम्परेचर अगर कहीं है तो इनका उपयोग नहीं करना चाहिए। ओम का नियम कहाँ लागू होगा, AC DC दोनों पर लागू होता है, क्योंकि ओम क्या कहता है, ओम कहता है कि V समानुपाती I, यानी ऐसा सर्किट जिनमें रैखिक संबंध पाए जाते हो, जहाँ वोल्टेज में परिवर्तन करने से धारा उसी अनुपात में परिवर्तित होती हो, यानी वोल्टेज बढ़ने पर धारा बढ़ती हो, वोल्टेज घटने पर धारा घटती हो, वहाँ ओम का नियम लागू होगा। ओम का नियम लागू किन पर नहीं होता, देखिए डायोड वगैरह पर नहीं लागू होता, यानी सेमीकंडक्टर्स जो है, क्यों, क्योंकि इनमें भी समानुपाती आई नहीं होता, इंसुलेटर पर अप्लाई नहीं हो सकता। ऐसी जगह जहाँ वोल्टेज बढ़ने पर धारा बढ़ती हो या वोल्टेज देने से धारा चलती हो, अब जैसे इंसुलेटर है, अचालक है, हमने उसको 100 वोल्ट दिया, आउटपुट में तो कोई करंट ही नहीं मिला, 100 की जगह अगर 200 वोल्ट कर दिया तब भी आउटपुट करंट 0 ही थी, तो V समानुपाती I का संबंध कहाँ हुआ। जब V समानुपाती I का संबंध होता है ओम का नियम केवल वहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत अलग क्वेश्चन है यार। 3 फेज 16 पोल का अल्टरनेटर है, 144 स्लॉट है उसमें 144, और प्रति स्लॉट 10 कंडक्टर है, स्टार में ये जुड़ा हुआ है। फ्लक्स प्रति पोल 30.03 मिली वेबर है, जो कि ज्यावक्रीय वितरित है, यानी साइन वेव में डिस्ट्रीब्यूट है, 375 RPM है। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रभाव को नगण्य मानता है, प्रत्येक फेज में EMF की गणना करनी है। दोस्तों कैलकुलेशन बहुत टफ है भाई, पेपर में तो इस तरह की गणनाएं संभव ही नहीं है, क्योंकि मात्र 40-42 सेकंड मिलती है, क्वेश्चन समझने में ही टाइम लग जाता है। देखिए एक तो इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं दी, लेकिन पोल और गति दे रखी है, फ्रीक्वेंसी आप निकालोगे तो 50 हर्ट्ज ही आएगी। ठीक है, फॉर्मूला क्या है कि फॉर्मूला होता है प्रेरित EMF के लिए 2.22 फाई F और Z, ये रख देंगे हम, क्योंकि टर्न तो वैल्यूएशन ज़रूरत नहीं अपने को रखने की, Z ही रखेंगे। फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट कर ली, फाई अपन को दे रखा है, Z दे रखा है। दूसरा ये है कि ये जो EMF आएगा ये तीनों फेजों का आएगा, तो इसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे, प्रति फेज EMF आ जाएगा। देखो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 2.22 रखेंगे, फ्लक्स का मान 30.03 रख लेते हैं एक बार, वैल्यूएशन में अपन कर देंगे बाद में दोबारा, यानी 2.22
उसके बाद में फाई की वैल्यू 30.03, फिर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, और जेड जो कंडक्टर है वो 1440 हो जाएंगे, यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। और इसको हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करेंगे, और सबसे पहले तो इसमें 1000 का भाग दे देंगे क्योंकि मिली हटाएंगे यहाँ से, ठीक है। और जैसे ही अपन 1000 से भाग देंगे तो ये आएगा अपने पास लगभग 4800 वोल्ट, 4800 वोल्ट। अब ये टोटल था, प्रत्येक फेज का है तो 3 से डिवाइड कर दो, 1600 वोल्ट आंसर आ जाएगा। दोस्तों फॉर्मूला बताया आपको, कैलकुलेशन करके उत्तर का मिलान आप लोग भी ज़रूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हमें ये नहीं बताएगा कि परिपथ कंटिन्यू चल रहा है या नहीं। भाई फ्रीक्वेंसी मीटर समांतर में लगता है, इससे आगे जो भी लोड कनेक्टेड है वो सही है कि नहीं है कोई पता नहीं, क्योंकि इसको तो फेज न्यूट्रल दोनों मिलेंगे, ये तो फ्रीक्वेंसी का मेजरमेंट कर देगा। मल्टीमीटर से हम कंटिन्यूटी चेक करके बता ही सकते हैं। बेल और बजर में अगर सर्किट कंटिन्यू नहीं होगा तो ये ऑपरेट नहीं होंगे, ये बता सकते हैं कि सर्किट पूरा नहीं है। भाई हमने इनको कमांड दी, स्विच ऑन किया, तो बेल या बजर अगर वर्क नहीं करता है तो सर्किट ओपन है, ये बता सकते हैं, कंटिन्यूटी नहीं आई। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैद्युतिक भाग जो उपकरण है उनके मेटालिक पार्ट के कोई सीधे संपर्क में ना आ जाए, इसके लिए हम चारों ओर एक आवरण लगाते हैं, उसको गार्डिंग बोलते हैं। पहले भी हम बात कर चुके हैं इस पर। और नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि 100 ओम के प्रतिरोध के साथ 200 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर और एक वेरिएबल इंडक्टर दोनों RLC सीरीज सर्किट में 200 वोल्ट सप्लाई से जुड़े हुए, यदि सर्किट रेजोनेंस हो तो इंडक्टेंस का मान बताइए कितना होगा। दोस्तों सवाल ये है कि रेजोनेंस के समय, ठीक है, अनुनाद तब होता है परिपथ जब XC का मान XL के बराबर हो। यानी देखिए सिंपल सी बात है ना कि हम इंडक्टेंस की वैल्यू को ला कैसे सकते हैं। इंडक्टेंस की वैल्यू इसी फॉर्मूले से आ सकती है कि XL बराबर 2πfL, यानी XL की वैल्यू अपने पास हो, 2πf की वैल्यू है ही पहले से, तो हम इंडक्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें चाहिए XL। देखो होता क्या है, XL और XC बराबर होते हैं कब, जब इंडक्टिव सर्किट रेजोनेंस हो जाए RLC सर्किट। यानी हम अगर XC की वैल्यू निकाल दें तो वही वैल्यू किसकी होगी, XL की। कैपेसिटिव रिएक्टेंस के लिए फॉर्मूला है 1/2πfC। ये सारे आंकड़े अपन को दे रखे हैं, राइट। 2 × 3.14 इंटू फ्रिक्वेंसी 50 इंटू कैपेसिटी कितनी है 200 माइक्रोफेरेड है, तो ऊपर हो जाएगी 10⁶, ठीक है। तो 10⁶ में इन सब का भाग देंगे, ये सारा जब कैलकुलेशन भाई आप मिलान करना, ये आएगी आपकी 62,800। इसको जब आप लोग डिवाइड करोगे ना तो ये उत्तर आएगा 15.92। कितना आएगा 15.92। XC का मान 15.92 ओम आ गया, तो यही XL का मान रहना है। इसको 2π और F से डिवाइड कर दो, इंडक्टेंस आ जाएगा। तो ये कितना आएगा 50, 100, 314, यानी इसको 314 से डिवाइड कर दो 15.92 को, और ये उत्तर आएगा अपना 0.05071, ठीक है। तो ये हो गया हेनरी में। अब सारे ऑप्शन दे रखे हैं मिली हेनरी में, तो इसको मिली में कन्वर्ट करो, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उत्तर कितना आएगा 1, 2 और 3, यानी 50.71 मिली हेनरी। तो ए ऑप्शन में अपन को दे रखा है। तो बस दोस्तों ये थे 75 क्वेश्चन एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन भी प्रेस करें।